DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। स्पाइन के बारे में कुछ हम बातचीत करेंगे, उसके होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पीपीटी से। आपको स्पाइन दिखाता हूं मैं, स्पाइन कैसे होता है। चलो यह है आपका स्पाइन। अगर स्पाइन में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत कहां से होती है? स्पाइन की शुरुआत यहां से लेके गर्दन के ऊपरी हिस्से से लेके नीचे कमर तक आपका ये स्पाइन बनता है। ये कुल मिला के 33 हड्डियों का बनता है, 33 बोन्स। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ये जो ऊपर की हड्डियां है, जो गर्दन की हड्डियां, अगर आप ये स्लाइड पे देखेंगे तो पहली वाली जो हड्डियां है वो हड्डियां मैंने रेड कलर में दिखाई है। फिर उसके बाद में ग्रीन कलर, सॉरी येलो कलर की जो हड्डियां है वो है आपकी पीठ की हड्डियां, कमर की हड्डियां, और लास्ट में आपका हिप बोन। अब ये जो रेड कलर जो दिखाया है, रेड इज व्हाट? रेड क्या है? रेड है डेंजर। डेंजर एग्जैक्टली क्या है? अब देखिए, आपकी ये जो गर्दन है, ये गर्दन यहां से यहां पर जो 12 हड्डियां है, ये 12 हड्डियां आपकी बहुत नाजुक है। ये जो हड्डियां होती है ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठी रहती है। इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। ये जो 33 हड्डियां टोटल होती है, इनमें से जो ऊपर के एक के ऊपर एक जो हड्डियां बैठती है, इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये अंदर से हॉलो है। आप अगला स्लाइड देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली कैसे होता है। ये देखिए, अंदर से ये हॉलो है। जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो आपका है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज यहां से जो निकलती है, आपके ब्रेन से जो निकलती है, वो स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर में इसकी सेंसिटिविटी जाती है। यहां से निकल के पूरे शरीर में आपके वहां से अगर मुझे हाथ हिलाना है तो आपके ये हाथ को हिलाने के लिए ऑर्डर कौन छोड़ता है? आपका ब्रेन छोड़ता है। अगर ऑर्डर आपका ब्रेन छोड़ता है तो यहां से हाथ तक जो सेंसेशन या जो ऑर्डर जानी चाहिए वो ऑर्डर कैसे पहुंचेगी? किसी कॉर्ड के नजरिए से ही पहुंचेगी, किसी कॉर्ड के थ्रू ही पहुंचती है। अब ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड आपके यहां से देखो कितना स्पेशल ये बनाया गया है। स्पाइनल कॉर्ड इज ये बहुत ही सेंसिटिव कॉर्ड है। इसे कहीं भी डैमेज ना हो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया गया है। जो स्पाइन है, स्पाइन की जितनी भी हड्डियां है उनके अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड गई है ताकि इसको कहीं भी मार ना लगे। अब मुझे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ की सेंसिटिविटी, अगर मुझे हाथ हिलाना है, उंगलियां हिलानी है, कुछ भी करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से ही ऑर्डर मिलनी चाहिए। ब्रेन से ऑर्डर जो यहां तक पहुंचती है वो ऑर्डर यहां से स्पाइन के अंदर से, यहां से हाथ में से पूरे उंगली तक पहुंचती है। अगर स्पाइन की जो ऑर्डर है यहां पर कट हो जाएगी, या ब्रेन की जो ऑर्डर है अगर यहां पर कट हो जाएगी, तो आपके हाथ तक या आपके पैर तक किसी भी अवयव के पास
आपकी ये ऑर्डर पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब है जो गर्दन की हड्डियां है ये बहुत नाजुक हड्डियां है। कमर की जो हड्डियां होती है, देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बड़े बड़े जितने मसल्स है, ये सारे बड़े मसल्स ने इनको पकड़ के रखा है और हड्डियां भी काफी बड़ी हड्डियां होती है। मगर यहाँ की जो हड्डियां है वो बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है, नाजुक हड्डियां है। इसमें देखिए ये जो गर्दन है, ये गर्दन फ्लेक्सिबल होती है। मैं 90 डिग्री तक इस तरीके से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे पीछे, हर जगह पे 90 डिग्री में इसको मूव कर सकता हूं। मगर 360 में कर सकता हूं क्या? 360 में यानी उल्टा मेरी गर्दन पीछे जा सकती है? नहीं जा सकती। मेरे लिए कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? मैं ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक ही यहां पर कर सकता हूं और यहां पर भी 90 डिग्री तक कर सकता हूं। अगर मुझे पीछे देखना है तो मुझे पूरा का पूरा पीछे मुड़ना पड़ेगा। ऐसे वक्त में अगर ये जो गर्दन है, ये गर्दन को कहीं भी अगर थोड़ा भी मार लग गया तो यहां से जाने वाली जितनी भी सेंसरी नर्व्स है वो शायद डैमेज हो सकती है और डैमेज होने के कारण ये आपकी जो सेंसेशन यहां तक पहुंचने वाले हैं या फिर ऑर्डर्स यहां तक पहुंचने वाले हैं वहां पर नहीं पहुंचेंगे। अभी आप देखिए जो मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं ना, टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते चलाते किसी ने पीछे से धक्का दे दिया या फिर आगे जाके जो स्पीड में हम लोग चला रहे हैं, समझो अभी आप 50 की स्पीड से या 60 की स्पीड से आप चल रहे हो और अचानक सा कोई बीच में ब्रेक लगा दिया तो आपकी जो गर्दन है, ये गर्दन की मूवमेंट आगे पीछे हो सकती है और अचानक सा ब्रेक लग गया। अभी आप देखिए अचानक ब्रेक लगने के बाद एक्चुअली होता क्या है। अगली स्लाइड प्लीज। ये देखिए, अब ये आदमी कार चला रहा था, कार चलाते चलाते 120 की स्पीड में अचानक कोई बीच में आ गया या फिर किसी की ठोकर लग गई, जिसके कारण इसकी जो गर्दन है, ये गर्दन आगे पीछे 2 से 3 से 4 बार हो सकती है। अगली स्लाइड। अब देखिए ये किस तरीके से होती है। ये जो इस तरीके से होती है, इसमें जोर से झटका बैठने के कारण तो क्या होता है, अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को मार लग सकता है और ये आदमी वहीं पर शायद बेहोश हो सकता है या फिर मर भी सकता है। अब ऊपर से अगर आप देखेंगे ना तो बूंद का ब्लड का एक बूंद भी नहीं दिखाई देगा, मगर अंदर से स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाती है। होता क्या है, यहां से निकलने वाले जितनी भी संवेदना की जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से अंदर से जो निकलने वाली है वो से कुछ कॉर्ड आपके फेफड़ों तक भी जाती है और यहां पर अगर फेफड़े या हार्ट जो भी जाती है, वहां की जो ऑर्डर है या फेफड़ों की ऑर्डर अगर कट हो गई तो क्या हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ और सांस बंद होने के बाद 4 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा आपका ब्रेन जिंदा रह सकता है। 4 मिनट के बाद ये ब्रेन डेड होना शुरू होता है और 10वें मिनट में बिना किसी खरोश के, आप देखोगे कार एक्सीडेंट में नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बिना किसी खरोश के ये आदमी जगह पर ऊपर चला गया। मतलब यहां पर होता क्या है एग्जैक्टली, यहां पर प्रेशर आ जाता है जिसके कारण ये जो अंदर से जाने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शायद कट हो जाती है और कट होने के बाद आपके फेफड़ों की जो नसें है वो अगर कट हो गई तो यहीं पर इंसान की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अभी इसमें देखते हैं ये एक्सीडेंट्स कहां कहां होते हैं एक्चुअली। ऊंचाई से गिरने के बाद, ये जो अगर आप देखेंगे कि सिविल वर्क चालू है, कोई काम कर रहा है, काम करते करते किसी का पैर फिसल गया और ऊपर से नीचे गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद
ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। दूसरा कार एक्सीडेंट है। तीसरा अगर आप देखोगे तो ये स्विमिंग पूल की डेप्थ जो है वो डेप्थ अब हमें समझ में ना आने के बाद अब अगर सर नीचे टकरा गया तो शायद वो भी प्रेशर आपके गर्दन के ऊपर आ सकता है, जिसके कारण इस आदमी की डेथ भी हो सकती है। राइट, ये काफी सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें आपके अभी देखिए एक और उदाहरण है अमिताभ बच्चन जो शूटिंग करते समय अमिताभ बच्चन खुद तो तीसरे माले से या चौथे माले से जंप नहीं करता। जंप कौन करता है? उनका जो डमी होता है वो डमी चौथे माले से या तीसरे माले से जो भी जंप करता है। जंप करने के बाद आपके जो घुटने हैं और कमर है, घुटने और कमर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो वहां से आपके पैरों से जो प्रेशर है वो प्रेशर डायरेक्ट आपके गर्दन में जा सकता है, जिसके कारण ये आदमी इमीडिएट वहीं पर ढेर हो सकता है। अब ये बच्चे लोग झाड़ पर चढ़ते हैं इमली निकालने के लिए या आम निकालने के लिए। अब तो छुट्टी है, छुट्टी के वक्त बच्चे लोग ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के बाद हमारे गांव वाले उसको उठाते हैं, इस तरीके से उठाते हैं। जिस तरीके से वो उठा के लेके जाते हैं, इसमें देखिए होता क्या है। अगर इस तरीके से उठा लिया तो इसका जो शरीर है वो झोली जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, और ये झोली जैसा स्ट्रक्चर फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जब चलने लगो तो ये जो दो हड्डियां है, दो हड्डियों के बीच में ग्राइंडिंग मूवमेंट होने के कारण अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे मार लग सकता है, और यहां से नीचे या फिर कमर के नीचे जहां भी डैमेज होता है उसके नीचे का जो भाग है वो लाइफ लॉन्ग के लिए परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है। इसका प्रॉब्लम क्या था? ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। शायद अगर आप इसको सीधी तरीके से उठाने का तरीका अगर आप जानते तो शायद इसकी पैर बच सकते थे, इसके पैरों में ये पैरालिसिस नहीं होता था। मगर किसकी वजह से हो गया? आपकी गलती की वजह से। आपकी गलती क्या है? आपने इसको इस तरीके से उठा दिया। तो कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे गिरा हो तो एज अ फर्स्ट एडर, आप अभी फर्स्ट एडर बनने वाले हो, तो एज अ फर्स्ट एडर आपका काम है कि किसी भी हालत में उसे डायरेक्टली इस तरीके से उठाएंगे नहीं। सबसे पहले तो अगर पेशेंट आपका बात कर रहा है, देखिए ऊपर से गिरा हुआ है मगर बात कर रहा है, तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि ये जो उसके हाथ है, हाथ में सेंसेशन है कि नहीं, हाथ में सेंसेशन के लिए या पैरों में सेंसेशन है कि नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंटेड चीज, आपका पेन है या कुछ भी है, उसको थोड़ा सा सेंसेशन है कि नहीं चेक करो। सेंसेशन चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पैर हिला रहा है या नहीं। अगर पैर नहीं हिला रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो स्पाइनल कॉर्ड पिंच हो चुकी है, राइट। तो इसकी सेंसेशन, इसकी जो यहां से जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पैर तक नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे वक्त में कभी भी इस पेशेंट को उठाने के लिए कभी भी झोली जैसा जो कैनवास का स्ट्रेचर आता है वो कभी भी यूज नहीं करना है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके ऊपर क्रॉस, यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट को कभी भी किसी भी हालत में झोली जैसे स्ट्रेचर के ऊपर उठा के कैरी नहीं करना है, यूज करेंगे। मेनली आजकल तो स्पाइन बोर्ड आते हैं या स्कूप बोर्ड आते हैं, मगर ध्यान में रखिए किसी भी हालत में कपड़े के स्ट्रेचर में इनको उठा के नहीं लेके जाना है। या तो फिर आप हार्ड स्ट्रेचर ले सकते हो, स्टील स्ट्रेचर यूज कर सकते हो। स्टील का जो स्ट्रेचर आता है वो कड़क होता है, कोई भी स्ट्रेचर ले लो। या फिर कहीं भी आपको लकड़ा मतलब फली या प्लाईवुड उसका टुकड़ा या दरवाजा है, टेबल टॉप है, ऐसे कुछ चीजें मिल सकती है जिसके ऊपर आप अच्छी तरह से उसको पेशेंट को सुला के बिना हिलाए उसको सुला के आप लेके जा सकते हो। अब एक देखिए,
ये जो गर्दन है ये आगे भी झुक सकती है, पीछे भी झुक सकती है, साइड में भी, दोनों साइड में भी झुक सकती है। ऐसे वक्त में अगर अंदर मार लगा है तो किसी भी हालत में ये गर्दन को हमें हिलाना नहीं है, राइट। गर्दन को हिलाना नहीं है तो उसे लॉक करना जरूरी है। उठाने के पहले, स्ट्रेचर के ऊपर आप जब लोगे तो उठाने के पहले इस गर्दन को लॉक करना बहुत जरूरी है। तो लॉक करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ये है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर। ये सर्वाइकल कॉलर, इसमें देखिए ये आपकी जो चिन है, चिन यहां पर बिठाने के लिए इस तरीके से यहां पर ये लगाया गया है, ये एक स्लॉट दिया गया है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये चिन बराबर यहां पर बिठा दूंगा। यहां पर बिठाने के बाद मैंने यहां पर इसको लॉक कर दिया। अब इसकी गर्दन आगे झुकेगी क्या? नहीं झुकेगी। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूं। भाई कैमरामैन जी आप यहां पर आ जाइए। आइए यहां पर। अभी आप यहां देख सकते हो जी, यहां पर देख सकते हो, देख सकते हो ऊपर, नीचे देख सकते हो। देखो इनकी गर्दन एकदम सही है, 90 डिग्री में यहां वहां हर जगह पे आप यहां पर हिल सकती है। अभी मैं ये कॉलर इनको लगाता हूं इस तरीके से। अब देखिए नीचे देखो, नीचे। अब नीचे देखने के लिए इनको कमर से झुकना पड़ता है। मेरे पास देखो, अगर मेरे पास भी देखना है तो भी इनको इस तरीके से पूरे कमर से हिलना पड़ता है। मतलब मैंने क्या किया, यहां पर इस तरीके से कॉलर से इनको लॉक कर दिया, और ये लॉक करने के बाद आप यहीं पर रुकिए सर। ये लॉक करने के बाद फिर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो दिया गया है, ये विंडो है आपको ये पल्स चेक करने के लिए। और ये जो पीछे का जो है, ये पीछे का जो विंडो दिया गया है वो है आपको एक्सरे निकालने के लिए। एक्सरे निकालने के बाद आप चेक करोगे, अगर समझो कोई भी स्पाइन में थोड़ा भी मार लगा है तो डॉक्टर जब तक एक्सरे ऑपरेशन टेबल तक नहीं ले जाते तब तक ये स्पाइनल ये जो सर्वाइकल कॉलर है, ये सर्वाइकल कॉलर हम निकालेंगे नहीं। अगर हमें मालूम पड़ा कि नहीं यहां पर हमने चेक कर लिया, चलो एक्सरे हो गया, एक्सरे होने के बाद देखा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये इसको हटा सकते हो। मगर आपने ये इसके पहले कभी देखा है, ऐसा सर्वाइकल कॉलर कभी देखा है? क्योंकि इंडिया में ये बनता ही नहीं है, तो आप देखोगे कैसे? ये इंडिया में अगर बनता नहीं है, हम मंगवाते कहां से है? चाइना से। ये चाइना में बनता है। अब ये जो है ये हर जगह पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के वक्त ऐसा वाला कॉलर आपको साथ में रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे वक्त में आप करोगे क्या? आपके हाथ में तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है और कुछ नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप करोगे क्या? इसके ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? अभी देखिए आजू बाजू में आपको कोई ना कोई तो लकड़े का या सॉरी कार्टून का टुकड़ा पड़ा होता है, या फिर हार्डबोर्ड होता है, कुछ भी ऐसा चीज ले लो, न्यूज़पेपर है या फिर आपका मैगजीन है। अब देखिए ये मैंने इस तरीके से ये कॉलम बनाया है। ये अगर आप देखोगे इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर रखा हुआ है। ये न्यूज़पेपर को मैंने लपेट दिया इस तरीके से, और लपेटने के बाद एक मैंने सर्वाइकल कॉलर, टेम्पररी सर्वाइकल कॉलर, एक 4 इंच का टुकड़ा बना लीजिए, और 4 इंच के टुकड़े के साथ में इस तरीके से इसको बना के उनको बांध दीजिए। अभी देखो नीचे सेम एक्शन होगा। ये लगाने के बाद आपको, थैंक यू,
तो याद रखिए इस तरीके से हम एक टेम्पररी सर्वाइकल कॉलर बना सकते हैं। कोई भी आप मैगजीन ले लो या फिर न्यूज़पेपर ले लो, एक 4 इंच का पूरा ऐसे स्ट्रिप बना दो, और जो स्ट्रिप, ताकि ये इस तरीके से हम हिला ना पाए। नेक्स्ट स्लाइड। आगे और मैं अभी देखिए ये गर्दन कितनी नाजुक है, आपकी गर्दन अभी थोड़ी कितनी नाजुक है देखो। और हम ये गर्दन किसके हाथ में देते हैं? किसी और के साथ में देते हैं। हमारी ये गर्दन इतनी नाजुक गर्दन है, अगर इस आदमी की, जो बार्बर है, इस आदमी की अगर रात की ना उतरी हो तो शायद इसका हाथ गलत जगह पे बैठ के आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो कभी भी ध्यान रखें, इस तरीके से गर्दन मरोड़ने के लिए हम बोलते हैं ना, गर्दन थोड़ा सा एक झटका दे दे, बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त अच्छा लगता है, 100 बार आपको अच्छा लगता होगा, मगर 101 बार एक्सीडेंट जो होता है वो बोल के कभी भी नहीं होता। तो इसके आगे जब भी आप किसी बार्बर के पास जाओगे तो ध्यान में रखिए कि वो इस तरीके से एक्शन करने के लिए, उसको अगर वो प्रॉपर है, सही है, उसको बोल दिया। मगर जरूरत है क्या? आपको लगता है कि ये जरूरत है? क्यों हम ये इतनी बड़ी रिस्क ले? राइट? तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके से ना करें तो ही अच्छा है। अभी देखिए सर्वाइकल कॉलर तो मैंने अभी यहां पर जो आदमी खड़ा था, जो खड़ा आदमी था, उनको मैंने लगा के दिखाया, आपको प्रैक्टिकल लगान दिखाने के लिए। मगर यहां पर जो आदमी लेटा हुआ है, उनको आप सर्वाइकल कॉलर कैसे लगाओगे? तो लगाते समय ये आपका, ये पहले चिन है, चिन के पहले आपको इस तरीके से ये जो नीचे का ये जो पोर्शन है, ये पहले आप नीचे डाल के लेंगे, क्योंकि आपके गर्दन के नीचे अंदर की तरफ एक जगह होती है, थोड़ी सी गैप होती है। इसको बिना हिलाए इस तरीके से आप ले लो। ये देखिए यहां पर मैंने अभी ये सर्वाइकल कॉलर इसको बिना हिलाए पहले लगा दी है, और ये सर्वाइकल कॉलर लगाने के बाद ही हम इसको उठा के कोई भी कैनवास स्ट्रेचर नहीं यूज करेगा, एक कोई भी हार्ड स्ट्रेचर हम यूज कर सकते हैं। राइट? सो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड का ये एक लेसन। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। पिछली बार आपने वुंड्स देखे थे, राइट? अब वुंड में कुछ अलग तरीके भी हम देखेंगे कि वुंड किसकी किसकी वजह से होते हैं। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट्स, आगे थोड़ी फिल्म लगानी पड़ेगी। ओके, अभी हम अलग एक जख्म देखेंगे। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया था, इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट्स कॉपी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तब तक हम देखेंगे एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉडी का पार्ट बॉडी से अलग होना, यानी ये जो भाग है, ये भाग या तो फिर उंगली है, अंगूठा है, कोई भी भाग अगर बॉडी से अलग होता है तो अलग होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर आप सेम वो उसी पार्ट को अगर कॉस्मेटिक सर्जन तक आप पहुंचा सके तो ये पार्ट, ये जो अवयव है, ये वापस से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए ये फिल्म में हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या काम होता है।
Amputation is the complete detachment of a body part. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर काम करते करते गलती से इसका ये अंगूठा कट हुआ है। अंगूठा कट होने के बाद ये अंगूठा नीचे गिरा हुआ है। नीचे गिरने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या होगा, तो उस आदमी को धीर देना, उस आदमी को सबसे पहले किसी भी हालत में उसको, अरे आपको क्या जरूरत थी उंगली अंदर डालने की, ऐसे चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। उसको सबसे पहले तो उसको धीर देना जरूरी है, यानी उसको अच्छी तरह से बिठाओ और फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा दो और उसको खुद को जो भाग कट हुआ है उसको ऊपर अपने हाथ से प्रेशर देने के लिए बोलो। जब तक आप, ध्यान रखिए, जब तक आप हैंड ग्लोव्स नहीं पहनते तब तक आप उसके बॉडी को, उसके ब्लड को हाथ बिल्कुल नहीं लगाओगे। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। What's going on? I cut my finger. I think I cut my finger off. My finger. Go get the first aid kit. Okay. If an amputation has occurred, quickly assess for and control any severe bleeding. Have the person sit or lie on the ground. Okay, John. Keep pressure on it to control the bleeding. I know how to help with it. Activate EMS. We need to get you some more help. Hey, go call the EMS and let them know what's happening. Okay. Well, I'm in the shop and can you just cut their finger off? I need to cut the glove off. Use this to control the bleeding. Amputated body parts can often be surgically reattached. Once the person is stable, locate the severed part. Wrap it in a sterile or clean. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो उंगली है, कटी हुई जो उंगली है, वो कटी हुई उंगली वहीं पर जगह पर पड़ी हुई थी। ऐसे वक्त में कभी भी वो उंगली धूल में पड़ी है, मिट्टी में पड़ी है, ऑयल में पड़ी है, कभी भी उसे वॉश करने की जरूरत नहीं। जैसी है वैसी उसको उठाना है। उठा के एक अच्छे से क्लीन क्लॉथ के ऊपर आप रखो, उसको कवर करो। कवर करने के बाद, क्योंकि उसके जो फाइबर्स होते हैं, अगर आप वॉश करने जाओ तो क्या हो सकता है, वो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे कट हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप क्लीन क्लॉथ के ऊपर उसको रखो, उसको कवर कर दो। वो जो है एक प्लास्टिक थैली के अंदर डालो। उस प्लास्टिक थैली का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दो ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, पानी ना जाए। वही पे एक दूसरी एक थैली ले लो। एक उसी थैली के अंदर एक आइस काट के, आइस यानी आइस आपको क्रश करके उसके अंदर डालो और ये जो थैली है, ये थैली उसके अंदर छोड़ दो। उस थैली को बंद कर दो, उसका मुंह भी बंद कर दो। मगर याद रखें, उसे बिल्कुल ही जो उंगली का जो ऊपर का हिस्सा है उसे बिल्कुल ही पानी ना लगने दे। इसी तरीके से अगर आप पेशेंट के साथ में ये उंगली, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, पेशेंट आगे चला जाता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कौन सा होगा, कॉस्मेटिक सर्जन। कोई भी ऐसा ऐरा गैरा डॉक्टर नहीं चलेगा। तो कॉस्मेटिक सर्जन के पास आप जैसे ही जाओ, पहुंचते हो, पहुंचने के बाद डॉक्टर पूछता है, अरे यहाँ इसका जो कटा हुआ भाग है वो कहाँ है? हाँ लाया है। अगर ना लाया होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वापस आ रहे, हाँ वो तो वही रह गया सर। ऐसे ना करें। पेशेंट के साथ में वो उंगली का जो कटा हुआ भाग है उसको साथ में लेके जाओ। लेके जाने के बाद इसके लिए भी टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटा। 2 घंटा तक इसकी जो टिश्यूज है वो सारे जीवित होते हैं। तब तक अगर जो ऑपरेशन होता है तो ये उंगली जैसे पहले थी
वैसे के वैसे आपको 6 महीने के बाद मिल सकती है। राइट, आगे की फिल्म देखते हैं। Cloth. Place the part in a tightly sealed plastic bag or waterproof container. If available, cool the bag or container with ice or a chemical cold pack. Do not soak the severed part in water, and don't put it directly on ice. Plan to give it to EMS providers for transport with the person to the hospital. Calm, comfort, and reassure the person. Reassess regularly until another provider or EMS take over. अब देखते हैं दूसरी फिल्म। जिसमें हम देखेंगे कुछ अलग चीज। अगर समझो किसी को पेट में चाकू लगता है, पेट में चाकू लगता है तो क्या करते हैं? हमारे पास हिंदी पिक्चर का जो हीरो होता है ना, उसको अगर समझो पेट में चाकू लगता है तो वो क्या करता है? वो सीधा चाकू निकालता है और जिसने चाकू मारा है उसके पीछे पीछे दौड़ा जाता है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा ऐसे, और फिर भागना चालू कर देता है। गलत है ना? गलत है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। अगर पेट में चाकू लगता है तो आपका वहां पर इंसिजन इतना बड़ा होता है जहां से आपके जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन भी बाहर आ सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेशर होता है और ये जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत स्लिपरी होता है। अंदर डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो पेशेंट इस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसके पेट में चाकू लगा है, जब तक चाकू पेट के अंदर है, देखो ध्यान में रखो, जब तक ये चाकू पेट के अंदर है तब तक उसको ऐसे ही रहने दो। हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये जो बैंडेज है, ये बैंडेज का एक अच्छी तरह से रोल बना के ले लो और ये रोल बिना चाकू को हिलाए साइड से हल्का सा प्रेशर दे दो, और प्रेशर देने के बाद इसको एक टॉवेल या फिर बैंडेज अच्छी तरह से बांध दो, ताकि ये जो चाकू लगा हुआ है वो चाकू जगह से हिले नहीं तो अंदर के बाकी के अंगों को भी वो मार लग सकता है। अगर आप चाकू निकालोगे तो क्या होगा? अंदर से एक तो पूजा पूरा बाहर आएगा और दूसरा जितना ब्लीडिंग अभी तक नहीं हुआ है उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, और ब्लीडिंग होने के कारण यानी 500 ml या फिर उससे ज्यादा अगर ब्लीडिंग होता है तो इंसान या आदमी शॉक में जाता है, और शॉक ये मृत्यु के सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए ध्यान में रखें, किसी भी हालत में अगर चाकू लगा है तो चाकू निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह से पैकिंग लगा के ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकना आपका काम है, राइट? और इसी तरीके से उसको आप हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो। हम लोग अभी ये फिल्म देखेंगे। हाँ, I'm doing fine. Ryan, what happened? He stabbed me. Okay, let us slow you down. Injury to the abdomen may result in a condition known as evisceration, in which abdominal organs protrude through an open wound. It is important to understand that these are functioning organs, and the primary treatment is to protect them from further injury. Activate EMS. Luis, go to the kitchen and get the first aid kit. Okay. I think he's gone. He kept running. Okay, do you have a phone to I call do. EMS? I do. Allow the person to assume a position of comfort. Cover any protruding organs with a thick, moist dressing. Do not push the organs back inside the body. ध्यान में रखें, ऐसे वक्त में कभी भी अगर चाकू मार के अगर बाहर निकला है तो कभी भी किसी भी हालत में
इंटेस्टाइन को अंदर पुश करने को या कोई भी अंगों को अंदर पुश करने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक मॉइस्ट टॉवेल ले लीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसको अच्छी तरह से बैंडेज करके फिर बाद में उसको आप डायरेक्ट हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो। राइट, अब अगली फिल्म देखते हैं। Do not apply direct pressure on the Hey, how's it going? Oh, hey, I just got Hey, how's it going? Oh, hey, I just got to tear apart these boxes. We have to sandblast them. Sounds like fun. यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अभी यहाँ का क्या हुआ, काम करते करते स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में चला गया। Okay, I can help. Grab the screwdriver to stay. An impaled object is an object that penetrates a body. ऐसे वक्त में कभी भी स्क्रू ड्राइवर अगर अंदर गया है तो स्क्रू ड्राइवर निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर निकालेंगे तो क्या होगा, या तो निकालते निकालते साइड के जो आपके जितने भी मसल्स है उस मसल को डैमेज कर सकता है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रू ड्राइवर को जैसा है वैसे ही रख के एक अच्छा सा उसको बैंडेज लगा के साइड से प्रेशर देके उसको आपको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। देखिए And remains embedded. As a general rule,
Do not remove an impaled object. If it has damaged any large blood vessels, it can act like a plug, helping to prevent serious blood loss. Movement of the object or the body part it is in could also create additional injury, especially if the object is embedded in muscle, bone, or organs below the skin. I heard yelling. Is everything okay? Kip, call EMS. The screwdriver slipped and he stuck himself. Okay. Just gonna take a look, okay? If you suspect impalement has occurred, carefully tear or cut away clothing to confirm the object has penetrated the skin. Look for any serious bleeding. Keep the affected body part immobilized to prevent movement. Activate EMS for any significant impaled object, or if you are in doubt about its severity. If the injury is bleeding, use clean pads to apply direct pressure straight down around the base of the object to control it. Do not apply pressure to the object itself. To prevent movement of the object, place bulkier padding around it for stabilization. Hold the padding in place with your gloved hand or a bandage. Being impaled on a larger, more immovable object requires additional अब यहाँ care. पर देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, जो सलिया है वो सलिया अंदर से पैर के अंदर से चली गई है, जिसको हमें क्या करना है, वहीं से सिर्फ काटना पड़ेगा। सलिया निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ नीचे से उसको काटना जरूरी है और वहां वैसे के वैसे ही उसको हॉस्पिटल तक ले जाना जरूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है, जो आदमी चलने वाला है अगर मसल्स डैमेज हो गए तो आगे जन्म पर ये मसल्स डैमेज ही रहेंगे और वो चल नहीं पाएगा। राइट? Support the person's weight to relieve pressure on the impalement. Use padding to provide stability and comfort. Reassure the person to keep him calm. Reassess the person and the injury regularly until EMS personnel can take over. Yeah, the job is scheduled for about 3 weeks. We have plenty of time. ये और एक इंजरी है। ये इंजरी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी अलग इंजरी है। इस इंजरी में जो एक खीला है, वो खीला यानी नेल आपकी आंखों में चला जाता है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए या नहीं, वो हम देखेंगे। Oh, I think that's doable. Excuse me. Yeah, hold on a second. Hold on a second. Yeah, hey, I'm at a job site. Can I get back to you? Hold on a second. Hey, how's 3 o'clock sound? Yeah, I think I should be done by then. Okay. All right, I'll talk to you then. All right, thanks. All right, sorry about that. No worries. Dawn, are you okay? I can help. Let me see. The सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आप फर्स्ट एडर है तो कभी किसी दूसरे को हाथ लगाने से पहले या कुछ काम करने से पहले उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। आप पूछ सकते हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आई कैन हेल्प यू और कैन आई हेल्प यू, ये पूछना बहुत जरूरी है। अब यहां पर इनकी आंखों में जो खीला यानी नेल अंदर गया है, उसको अगर निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, जो खीला है उसको निकालने की अगर कोशिश करोगे तो शायद आईबॉल पूरा का पूरा भी बाहर आ सकता है, या फिर आईबॉल के अंदर के जितने भी मसल्स है वो सारे के सारे डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, उसकी मूवमेंट बंद करनी है। उसकी मूवमेंट बंद करने के लिए जो खीला है वो, क्योंकि आपकी आंख यहां भी देखती है वहां भी देखती है, हर जगह पे जैसे जैसे हिलेगी वैसे वैसे जो खीला अंदर जा चुका है वो खीला भी यहां से वहां घूमता रहेगा। तो हमें किस तरीके से पैडिंग करना है, वो एक आंख की हो गई, एक आंख को आप पैडिंग करके तो बंद कर दोगे, मगर जो दूसरी आंख है वो तो आपको यहां वहां करती रहेगी और प्रेशर अपने पहले आंख के ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए हमें
दोनों आंखों को बंद करके ही आपके डॉक्टर के पास लेके जाना है, राइट? देखते हैं कैसे। Impalement of an unprotected eye is most likely to be caused by a small object being propelled at a high rate of speed. Activate EMS. Prompt professional medical care is required anytime an object penetrates the surface of the eye. Robert, I need you to call 911 and bring back your first aid kit. The immediate focus of care is to stabilize the object and prevent additional injury. Do not allow the person to rub the eye. Don't touch. Let's keep your hands down to your side. I know it hurts, but you can't touch it, all right? Never try to remove an embedded object. Stabilize a large object with clean pads. Place a protective cover over the object, such as a paper cup or cone. Cover the uninjured eye with a pad and bandage over both eyes. With smaller objects, loosely cover both eyes with pads and bandage. Eyes move together. Covering both eyes prevents movement of the affected eye. Covering both eyes can be distressing. Stay with the person. Calm, comfort, and reassure him to help reduce anxiety. Regularly assess the person until EMS personnel take over. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सही समय पर सही डिसीजन लेना और क्या करना या क्या नहीं करना, ये फर्स्ट एडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जो आपने देखा, अभी जो फिल्में आपने देखी, 3 से 4 फिल्में आपने देखी, हर फिल्म में अलग अलग एक्सीडेंट दिखाया गया था, और जो एक्सीडेंट आपको दिखाया गया था उसमें किस तरीके से आपको जो चीजें नहीं करनी है या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई थी। अब ये सेशन मैं हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर अपूर्वा के पास। थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छा, ये अलग टाइप की इंजरीज का सेशन हुआ था। अगला जो सेशन है, जो अपना आखिरी सेशन रहेगा, और उसके बाद में मंडे को हम फिर मिलेंगे रिव्यूज और बाकी कुछ आपके बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए। और कल का जो सेशन है ये आपको इन डिटेल हम ब्रेन इंजरीज के ऊपर कंप्लीटली फोकस करने वाले हैं। तो कल का प्लीज डोंट मिस करिए, क्योंकि सारे ब्रेन रिलेटेड टेम्पररी इंजरी टू द ब्रेन, परमानेंट इंजरी टू द ब्रेन, फिर मिर्गी आना, फिर मतलब इसका मतलब कन्वर्जेंस, फिट्स, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग कल के सेशन में लेने वाले हैं।